नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला डॉक्टर्स की मौजूदगी में महिलाओं को स्तनपान का महत्व बताया गया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें हर साल महिलाओं को स्तनपान के फायदे बताए जाते हैं ताकि बच्चा और मां दोनों बीमारियों से बचे रह सके। महिला डॉक्टर ने बताया कि स्तनपान से कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलती है और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। अगस्त के फर्स्ट वीक में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताए जाते हैं। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जिसमें बच्चे को दूध के अलावा पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए। डिलीवरी के फर्स्ट आवर में ही हमें प्रमोट करना चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाए, चाहे ऑपरेशन से बच्चा हो या नॉर्मल हो। माँ के दूध से बच्चा बीमारी से बचता है, उसको डायरिया, लूज मोशन नहीं लगते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाली बीमारी से बचता है, बच्चे को आसानी से डाइजेस्ट होता है। एक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है कि बच्चा बार बार दूध फेंकता है, उससे भी बचता है। माँ के दूध में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। तिलकराज बेहड़ पहली बार गदरपुर पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर तिलकराज बेहड़ ने मौजूदा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार निरंकुश हो चुकी है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव जीतकर बहुमत से सरकार बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अभी बच्चे की तरह विकसित नहीं हुई है और आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई मौजूद नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हरीश रावत जी का, प्रीतम सिंह जी का, पार्टी के सभी श्रेष्ठ नेतृत्व का और खासकर प्रदेश के हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे पे विश्वास प्रकट किया, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। पार्टी की नीतियों को लेकर, पार्टी के संगठन को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे। जहाँ तक सवाल है काम करने का, इस समय प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर है। उधम सिंह नगर जिले को एक नई जान मिली है कि हमें उधम सिंह नगर जिले के हमारे एक बड़े नेता श्री तिलकराज बेहड़ जी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व हमारे हाईकमान द्वारा दिया गया, तो उसे निभाते हुए ये गदरपुर क्षेत्र की जनता का प्यार है, जो आप देख रहे हैं कि आज के क्षेत्र कितनी संख्या में कार्यकर्ता उमड़े हैं। और एक बात हमेशा गदरपुर में गुटबाजी की कही जाती थी, आज आपको वो गुटबाजी नया नदारत मिलेगी। ये हमारे बड़े नेता का सम्मान है कि उनके सम्मान में आज हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित थे, आज बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। मैं अपना नगर और ब्लॉक की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी मेरे ऊपर और मेरे भाई नासिर हुसैन के ऊपर ये प्यार। बीते 18 जुलाई को उत्तरकाशी के मांडो, कंकराड़ी, निराकोट जैसे गाँव में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गाँव के विस्थापन को लेकर जियोलॉजिस्ट की टीम सर्वेक्षण के कार्य कर रही है। रविवार को जियोलॉजिस्ट की टीम मस्ताड़ी गांव पहुंची है और सर्वेक्षण के कार्य कर रही है। जानकारी देते हुए एसडीएम भटवाड़ी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार जियोलॉजिस्ट की टीम को मस्ताड़ी, कुरोली व कंकराड़ी गांव का सर्वे किया जा रहा है। बीती आपदा के दौरान मस्ताड़ी गांव में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावित गांव का जियोलॉजिस्ट सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। स्कूलों में उड़ रही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। कोरोना के खतरे के बीच उत्तराखंड में स्कूल खुल गए हैं। 9वीं और 12वीं तक की कक्षाओं को कोरोना के प्रकोप के बीच खोलने का ऐलान किया गया है। बच्चों के अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र मिलने के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बाकायदा कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की हैं, लेकिन बाजपुर के स्कूलों में सरकार की गाइडलाइंस का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही शिक्षक कक्षाओं में मौजूद हैं और बच्चे क्लास में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। बात अगर बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की करें तो स्कूल में सैनिटाइजेशन की कोई भी
व्यवस्था नहीं है। वहीं लंबे समय बाद स्कूल पहुंची छात्राओं में सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को नहीं मिली। हालांकि स्कूली छात्राओं ने कहा कि ऑनलाइन क्लास से पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में सरकार तरीके से स्कूल खोलने का जो फैसला किया है वो बेहद सही है। वहीं बाजपुर इंटर कॉलेज में भी अलग ही नज़ारा देखने को मिला। स्कूल में आने वाले बच्चों को ना तो सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक मौजूद हैं। इस नियम से बहुत खुश हूँ क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। नेटवर्क इशू था और कई कारणों से हमारा मतलब पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। और वैसे भी हमारी बोर्ड क्लास है, हम इंटर के स्टूडेंट्स हैं। जो हम मतलब क्लासेस की बेस पर पढ़ सकते हैं वो हमें इतने अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आ रहा था। दूसरा, यहाँ आकर हमारे स्कूल में जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका भी बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। इसी के साथ मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया और वो भी एक चरणबद्ध तरीके से लिया, पूरे स्कूल को एक साथ नहीं खोला। तीसरी लहर भी आ रही है, फिर भी बच्चों को बुला रहे हैं। अब ये बताइए कि तीसरी लहर आ रही है, बच्चों की क्या जिम्मेवारी या स्कूल की क्या जिम्मेवारी बनेगी। और उसके बारे में फिर कल शाम को ही मैसेज दे दिया कि सहमति पत्र लेकर आइए। बच्चे इतनी जल्दी क्या लिख के दे देंगे। आप स्कूल प्रबंधक का भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि कुछ बच्चों की जिम्मेवारी निभाएं। आप तो सहमति पत्र भी पूरा लेंगे, फीस भी लेंगे, बच्चों की जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ये बताइए। गवर्नमेंट बनता है नहीं बनता है? हम सहमत नहीं है। तीसरी लहर आएगी, 20 दिन बाद ये बच्चा कोई बीमार पड़ेगा, कोई भी कौन जिम्मेदार है उसका? तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बच्चों को बहुत लंबा टाइम भी हो गया था और ऑनलाइन माध्यम से हालांकि पढ़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ पाती है जो एक आमने सामने की पढ़ाई में बच्चों के साथ आती है। तो अब चूंकि सब मार्केट खुल गए हैं, सब चीज़ खुल गए हैं, तो सब तरफ जाना आना चल ही रहा है। तो विद्यालय भी थोड़ा उसके साथ कि भाई 50% देख करके या सुबह शाम में उसके हिसाब से खोल लिए जाएं तो बहुत सही है। और अभी 9 to 12 खुले हैं, बड़े बच्चों का है। कोशिश की जाएगी कि इनको पूरे तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके और ये सब सही तरीके से इसको करें। तो बहुत सही निर्णय है ये गवर्नमेंट का। मेरा कहना यह है कि जो आज पहला दिन है बच्चों के विद्यालय आने का, तो इसमें आपने जो कहा कि टीचर क्लास में नहीं है, तो आप इसकी तय तक मैं आपको पहुंचाता हूं कि बच्चे के पास में उनका क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर इसलिए न जा पाया हो कि वो प्रवेश ले रहा हो, है ना। तो लेकिन उसकी स्थान पर जो है अरेंजमेंट की व्यवस्था भी की गई है जाकर कि जब भी कोई कार्य जो है हमारा अध्यापक कर रहा है तो उसकी जगह पर दूसरे अध्यापक को हम भेज देते हैं। पहाड़ों पर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात उधम सिंह नगर के बाजपुर की करें तो चंद घंटों की बारिश ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। निचले इलाकों में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाजपुर जलमग्न हो गया है। नदियों का पानी घरों में घुसने लगा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नैनीताल रोड पर बाढ़ का पानी आने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। रात के 2:30 बजे से भैया हम ऐसे ही बैठे हैं और ये इतना समय आ गया, 1 बज गया और हमारा देखो कितना नुकसान हुआ है। ये अब ये नदी सारी भरी पड़ी है, हम बीच में डूब रहे हैं। हमें बाथरूम से लैट्रिन से सब से दिक्कत है। अब हम कहाँ जाएं? कि हमारी जमान यानी अब ये कहाँ जाएंगे? हमारे सरकार हमारा क्या सोच रही? कुछ भी नहीं सोच रही हमारे बारे में। हम डूबे पड़े हैं। रात बारिश हुई थी, इससे क्या कहते हैं हमारे यहाँ रेवड़ा नदी है, उसकी काफ़ी उफान, उसमें पानी से ज़्यादा हमारे घर में काफ़ी पानी भर गया है और उससे जो है हमारे घर में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। सारा लिहाफ, गद्दे, टीवी, फ्रिज और ये जो है हमारे मुर्गी के बच्चे पाल रखे थे हमने, काफ़ी उससे सारे ख़त्म हो चुके हैं। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिलाया जाए और हमारे बारे में सोचा जाए कि हम भी गरीब लोग हैं और यहाँ रहते हैं। मुख्यमंत्री जी हैं या और भी हैं यहाँ के आरडी जी से भी हम थोड़ी बहुत हाथ जोड़ के सिफारिश करते हैं कि हमारे गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए। हर साल की भांति जैसे हर साल यहाँ हमारे घर में, हमारी कॉलोनी में हर लोगों का नुकसान होता है, इसी तरह हमारे इस साल भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं और आपसे भी हम कहते हैं कि आप हमारी बात और हमारी आवाज़ थोड़ी इसी खबर पर और जानकारी लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
क्या है मौसम का हाल इस समय अजहर? मौसम परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है लगातार, कभी बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर ताजा अपडेट की बात करी जाए मौसम की को लेकर, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश भी होती हुई दिखाई दे रही है और मैदानी क्षेत्रों में चिलचिलाती हुई धूप दिखाई दे रही है। लेकिन एक समस्या उत्तराखंड के लोगों के लिए आ रही है, जिस तरीके से लगातार बारिश पड़ी है, नदी नहरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब मैदानी क्षेत्रों में वो जल स्तर आफत का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर बाजपुर की, तो जिस तरीके से लगातार इन नदियों नहरों का जल स्तर बढ़ा है और बाजपुर के क्षेत्र में घरों में पानी बरसता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। जिस तरीके से लोगों का रहना दूभर भी होता जा रहा है। लोग काफी समस्याओं के साथ बार बार पानी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी टीम गठित करके लोगों को पानी से निजात दिलाने की प्रयास में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर सड़कों की अगर बात करी जाए, तो सड़कों पर भी समस्याएं पानी को लेकर काफी लोगों को यातायात करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में पानी भरने से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की भी संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी अजहर, बाजपुर में आप बता रहे हैं नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बाजपुर के लोगों को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश पड़ी थी और बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर अब जल स्तर ऊपर पहाड़ों की बारिश की वजह से मैदानी क्षेत्रों की नहरों का भी जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजपुर में भी नहरों का जल स्तर बढ़ा, जिसकी वजह से अब नदियां स्थानीय लोगों के आसपास, नदी नहरों के आसपास रहने वाले लोगों के घर में उसका पानी बरसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ लोगों को जीने में काफी समस्याएं आ रही है। सड़कों पर पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, सड़कें नहरों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर लोगों को आने जाने में भी काफी समस्याएं करनी पड़ रही है। अपना वाहन नहीं लेके जा सकते, समस्या है। जी अजहर, आप बता रहे हैं कि नदियों का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही ठप हो चुकी है, तो क्या मौसम विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी किया गया है? से बार बार मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी करता है, मौसम को भारी बारिश की चेतावनी देता है और उनकी भविष्यवाणी भी सही होती हुई दिखाई दे रही थी। तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी लगातार मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मुस्तैद दिखाई दे रहा था, जो लगातार टीमें गठित करके बारिश के आसपास रहने वाले लोगों, स्थानीय लोगों को, नहरों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ चौकियों का इंतजाम किया और वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसको लेकर लगातार टीम मुस्तैद दिखाई दे रही है और लोगों को सचेत करती हुई दिखाई दे रही है, नहरों के समीप रहने वाले लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर रुद्रप्रयाग से है। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एसेट इन्फोटेक लिमिटेड संस्था ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम करवाया, जिसके तहत फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण किया गया। डीएम मनोज गोयल ने कंप्यूटर कोर्स में सफलता पाने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे। डीएम ने कहा कि यह कोर्स सभी युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एसेट इन्फोटेक लिमिटेड संस्था ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम करवाया है, जिसके तहत फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। डीएम मनोज गोयल ने कंप्यूटर कोर्स में सफलता पाने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे हैं। डीएम ने कहा है कि ये कोर्स सभी युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ पे फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग का एक कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आज उनको सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 29 बच्चों ने उसमें उत्तीर्ण किया है, पास किया है और इसी एसेट इन्फोटेक के माध्यम से इनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रोजगार की एक विकट स्थिति है, जिसके अंदर कहीं पे स्किल्स मैच नहीं कर पाते हैं, कहीं पे बच्चों की या जो रोजगार चाह रहा है उसकी अपेक्षाएं मैच नहीं कर पाती हैं।
जिसके कारण लोग रोजगार करना चाहते हैं परंतु रोजगार में शामिल नहीं हो पाते। तो इस प्रकार के कोर्सेज से लोगों के स्किल्स इंप्रूव होते हैं और जो कि डेफिनेटली बच्चों के भी इंप्रूव हुए हैं। और पिछले वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया है, जिससे सैकड़ों छात्रों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा मौका मिलेगा। वहीं हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक की ओर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर चंद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आयोग दर्जा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में दिया। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने 27 मंत्रियों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा ओबीसी समाज मोदी सरकार का ऋणी है और पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार पाल ने भी सरकार के फैसले की सराहना की है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।